हेलो गाइस, आज हम सब पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। कोयले के बारे में हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो देखेंगे कि आपको मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाऊंगी। देखो, जो हल्के वाहन होते हैं, है ना, हल्के वाहन मतलब कि जैसे कि मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, इस तरह के वाहन। और भारी वाहन यानी कि ट्रक है, बस है, कार भी आ गई। तो जैसे कि जो हल्के वाहन होते हैं उनमें हम किसका प्रयोग करते हैं? पेट्रोल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जो भारी वाहन होते हैं उनमें सामान्यतः किस चीज़ का प्रयोग होता है? डीजल का प्रयोग होता है ना, डीजल का प्रयोग। तो पेट्रोल और डीजल ये किससे प्राप्त होते हैं? प्राकृतिक स्रोत से। पेट्रोल और डीजल दोनों ही चीज़ें किससे प्राप्त होती है? प्राकृतिक स्रोत से। और ये प्राकृतिक स्रोत क्या है? हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम ही हमारा प्राकृतिक स्रोत है। इससे ही हमें पेट्रोल और डीजल की प्राप्ति होती है, ठीक है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। कि क्वेश्चन आ जाए कि काला सोना किसको कहा जाता है, तो पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। अब देखो, इसका निर्माण कैसे होता है। जैसे हमने कोयले का निर्माण पढ़ा था, वैसे ही हम पेट्रोलियम का निर्माण भी पढ़ते हैं। कि आपसे पूछ ले कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ था, उसकी प्रक्रिया को समझाइए। तो देखो, क्या होता है कि समुद्री जीव, समुद्र में क्या होते हैं? बहुत सारे जीव रहते हैं, जैसे मछलियाँ हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे जीव होते हैं, है ना, कछुए वगैरह, अलग अलग बहुत सारे जीव होते हैं, समुद्री जीव। तो समुद्र में जो रहने वाले जीव हैं वो क्या होता है कि एक टाइम बाद जब वो मृत हो जाते हैं, है ना, तो जब वो मृत हो जाते हैं तो उनके शरीर जो है वो क्या होते हैं? समुद्र के पेंदे में बैठ जाते हैं, है ना। उनके शरीर, जो उनका शरीर है वो समुद्र के पेंदे में बैठ जाता है। और उसमें क्या होता है कि अब वो पेंदे में बैठ जाता है, उसके बाद उसके ऊपर क्या हो जाता है? रेत और मिट्टी। उससे क्या हो जाता है? वो ढक जाता है। अब जब वो रेत और मिट्टी से ढक जाएगा तो बहुत साल हो जाएंगे, लाखों वर्षों के बाद। लाखों वर्षों के बाद क्या होगा? वहाँ पे वायु नहीं होगी, है ना। वायु की अनुपस्थिति और उच्च ताप और दाब, है ना, जो सेम कारण कोयले के निर्माण में भी था। उच्च ताप और दाब, वायु की अनुपस्थिति, इन सब चीज़ों के चलते क्या हो जाएगा? जो मृत जीव है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो जाएगा, है ना। तो क्या हुआ? समुद्री जीव वायु और उच्च ताप, वायु की अनुपस्थिति और उच्च ताप व दाब के कारण वो जो मृत जीव है वो दबाव के कारण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से किसका निर्माण होता है? पेट्रोलियम का। अब देखो, एक होता है तेल, गैस और जल। इन सब में क्या होता है? जो तेल और गैस हैं वो क्या होते हैं? हल्के होते हैं। तेल और गैस क्या होते हैं? हल्के होते हैं। इस वजह से वो जल में घुल नहीं जाते, उसके पेंदे में भी नहीं बैठते, जल में घुलते नहीं हैं, क्योंकि वो जल से क्या होते हैं? हल्के। और जल क्या होता है? इनसे भारी होता है जल, है ना। तो देखो, आपने देखा होगा कि अगर हम पानी के अंदर तेल डालते तो तेल ऊपर तैरता हुआ नज़र आता है ना। तो उसका क्या कारण है? क्योंकि तेल जो है वो पानी से हल्का होता है, इस कारण से वो उसके ऊपर तैरता हुआ नज़र आता है ना। अब देखो, अब हम पेट्रोलियम के परिष्करण के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, पेट्रोलियम का परिष्करण, हमारा बिंदु क्या है? परिष्करण। तो सबसे पहले हम पेट्रोलियम का परिष्करण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, पेट्रोलियम जो होता है वो गहरे रंग का तेलीय द्रव होता है। कैसा होता है? गहरे रंग का तेलीय द्रव। आपने पेट्रोल को देख ही रखा है ना। उसकी गंध कैसी होती है? अप्रिय होती है। अब देखो, पेट्रोलियम के अंदर क्या होता है? पेट्रोलियम के अंदर अलग अलग संघटक होते हैं, है ना, बहुत सारे संघटक, जैसे कि पेट्रोल गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम, ये सारे क्या होते हैं इसके अंदर? संघटक। इन संघटकों का क्या होता है? एक मिश्रण होता है, यानी कि इन सारे संघटकों के मिलके और फिर क्या बनता है? पेट्रोलियम। सारे संघटकों को मिला करके क्या बनता है? पेट्रोलियम। अब देखो, हमको ये बात तो पता चल गई, ये हमको पेट्रोलियम के बारे में 3 पॉइंट पता चल गए। अब देखो, ये जो संघटक होते हैं, कौन से संघटक? ये सारे के सारे, पेट्रोल गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम, इन सब को अलग करना, इन सब को
अलग करना क्या कहलाता है? परिष्करण, है ना। इन सबको अलग करना, किन सबको अलग करना? ये सारे जो संगठक है अलग अलग, उन सब संगठकों को अलग करना, पृथक करना क्या कहलाता है? परिष्करण। और इस परिष्करण को करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? हमारी पेट्रोलियम परिष्करणी, है ना। ये विधि क्या कहलाती है? पेट्रोलियम परिष्करणी कहलाती है। अब देखो, अब हम पेट्रो रसायन के बारे में पढ़ते हैं। तो पेट्रो रसायन क्या होता है? ये देखो, पेट्रो रसायन पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस से प्राप्त उपयोगी पदार्थ। देखो, नाम से स्पष्ट है, पेट्रो रसायन यानी कि एक तरह का रसायन जो कि हमको किससे प्राप्त होता है? पेट्रो से क्या बना? पेट्रोलियम, और एक प्राकृतिक गैस। तो पेट्रोलियम, एक पेट्रोलियम और एक प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्राप्त जो उपयोगी पदार्थ है वो क्या कहलाता है? हमारा पेट्रो रसायन। ठीक है। अब पेट्रो रसायन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो देखो, जैसे अपमार्जक होते हैं, अपमार्जक हैं रेशे, पॉलीथीन, मानव निर्मित प्लास्टिक, इन सब के औद्योगिक निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? पेट्रो रसायन का, जो किससे बनता है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से। ठीक है। अपमार्जक, रेशे, पॉलीथीन और मानव निर्मित प्लास्टिक, इन सब के औद्योगिक निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब देखो, जो प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस से हमें क्या प्राप्त होती है? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। प्राकृतिक गैस से हमें प्राप्त होती है हाइड्रोजन गैस, जो कि किसके लिए? जो उर्वरक में जो यूरिया होता है, उर्वरक यूरिया जो होता है, यानी कि उर्वरक होता है, मैंने खाद और उर्वरक के बारे में पढ़ा था। तो जो उर्वरक होता है, उर्वरक में क्या होता है? यूरिया। तो यूरिया के उत्पादन के लिए अच्छी रहती है, मतलब यूरिया के उत्पादन के लिए सहयोग प्रदान करती है। जो प्राकृतिक गैस से हमको H2 गैस जो प्राप्त होती है वो। अब देखो, अब हम प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। प्राकृतिक गैस क्या होती है उसके बारे में विभिन्न जानकारियाँ देखेंगे। देखो, ये एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है ना। ये जीवाश्म ईंधन है, महत्वपूर्ण। प्राकृतिक गैस भी क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है, जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम है वैसे। क्यों? तो देखो, क्यों है ये जीवाश्म ईंधन? क्योंकि मतलब कि महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन क्यों है? क्योंकि इसका परिवहन पाइपों के द्वारा हो सकता है ना। इसका परिवहन पाइपों से आसानी से हो जाता है। तो ये जो है वो प्राकृतिक गैस हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है ना, क्योंकि आसानी से पाइपों के द्वारा इसका परिवहन हो जाता है, इसलिए। अब देखो, जब प्राकृतिक गैस जो है ना, प्राकृतिक गैस उच्च दाब पर CNG के रूप में भंडारित, मतलब प्राकृतिक गैस जो है वो जो है उच्च दाब पर, अगर प्राकृतिक गैस पर उच्च दाब दिया जाता है तो वो CNG के रूप में भंडारित की जा सकती है, यानी कि उसको इकट्ठा कर सकते हैं। अब CNG क्या होता है, ये आपके मन में प्रश्न उठा होगा, तो इसके बारे में हम आगे देखते हैं, है ना। तो देखो, CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या हो गया? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना। CNG की फुल फॉर्म हो गई कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित। कंप्रेस्ड मतलब संपीड़न करना, संपीड़ित करना, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, और गैस। ठीक है। अब देखो, CNG का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो CNG का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है ना। और कहाँ पे किया जाता है? तो वाहनों में, ईंधन में भी CNG का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो कम प्रदूषणकारी है, इससे प्रदूषण कम होता है ना। इसलिए आजकल वाहनों में भी CNG का प्रयोग किया जाता है। और यह एक स्वच्छ ईंधन है ना। CNG जो है वो एक स्वच्छ ईंधन है, और घरों और कारखानों में, है ना, जो घर हैं और कारखाने हैं उसमें हम इसको सीधे जला सकते हैं, और इसका सप्लाई पाइप से, यानी कि पाइप से इसको हम सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या है, जो CNG है वो घरों और कारखानों में सीधे जला सकते हैं और पाइप से इसका सप्लाई हो जाता है ना। इस वजह से यह हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अब देखो, जो
सीएनजी का पाइप से सप्लाई होता है वो एक तो बड़ोदरा गुजरात में और दिल्ली के कुछ भागों पर ऐसा मतलब पाइप से सप्लाई किया जाता है सीएनजी का, ठीक है, बड़ोदरा गुजरात और दिल्ली के कुछ भागों पर। अब देखो, अब हम प्राकृतिक गैस के उपयोग के बारे में देखेंगे, है ना। तो देखो, प्रारंभिक पदार्थ के रूप में प्राकृतिक गैस का प्रयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। अलग अलग जो रसायन और उर्वरक होते हैं उनके औद्योगिक निर्माण के लिए जो हमको प्रारंभिक पदार्थ चाहिए, है ना, प्रारंभिक पदार्थों में हम प्राकृतिक गैस का प्रयोग करते हैं। अब प्राकृतिक गैस के भारत में विशाल भंडार कहाँ पर है? तो ऐसा प्रश्न आपसे पूछ ले कि प्राकृतिक गैस के भारत में विशाल भंडार कहाँ पर है? तो त्रिपुरा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, इन 4 जगहों पर भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ठीक है। अब देखो, अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रमुख बिंदु जो हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो देखो, कोयला और पेट्रोलियम, है ना, कोयला और पेट्रोलियम क्या है? जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, ये बात हमको ध्यान रखनी है, जिनको बनने में कई लाखों वर्ष लग जाते हैं। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे इनके भंडार भी समाप्त होंगे क्योंकि इनको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, और जो ज्ञात भंडार है वो कुछ सौ वर्ष और चलेंगे, ठीक है। और देखो, इनका जलना वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। क्या होता है कि जो आपने देखा होगा कोयला पेट्रोलियम जलते हैं, धुआं उत्पन्न होता है वायु प्रदूषण का, ये क्या है? मुख्य कारण है। और विश्व का जो उष्णन हो रहा है उससे भी इनका संबंध है ना। इसलिए इनका प्रयोग जब आवश्यकता हो तभी करना चाहिए। अगर आवश्यकता नहीं है तो हमें इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें जब आवश्यकता है तब हम इनका प्रयोग करें। अब देखो, भारत में PCRA, है ना, भारत में जो PCRA है यानी कि पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति, यानी कि पेट्रोल का संरक्षण करने के लिए जो अनुसंधान समिति का गठन किया गया है, वो समिति की क्या सलाह है कि पेट्रोल डीजल बचाने के लिए हमको क्या क्या सलाह दी गई है ना। तो देखो, हमें गाड़ी को सामान्य व मध्यम गति से चलाना चाहिए, यानी कि अधिक स्पीड से चलाएंगे तो ज़्यादा पेट्रोल का प्रयोग होगा। अब गाड़ी का इंजन बंद करके, जब हमको ज़रूरत नहीं है, यानी कि हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, है ना, या फिर हम किसी से बात कर रहे, कोई मिल गया रास्ते में, तो साइड में गाड़ी रोक करके उसका इंजन बंद कर देना चाहिए, जिससे पेट्रोल या डीजल की बचत होती है ना। अब देखो, टायरों का दाब सही रखें, है ना, टायरों का दाब सही रख कर भी हम इसका बचाव कर सकते हैं। और गाड़ी का नियमित रूप से रख रखाव और उसको सुरक्षित रखें। अगर गाड़ी सही होगी तो पेट्रोल और डीजल का प्रयोग भी क्या होगा? सीमित मात्रा में होगा, ज़्यादा प्रयोग नहीं होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें पेट्रोल और डीजल का, यानी कि पेट्रोल डीजल जैसी चीज़ों का प्रयोग आवश्यकता अनुरूप ही करना है, उसके अलावा नहीं करना है। अच्छा, अब एक महत्वपूर्ण बिंदु है CNG और LPG के बारे में। अब इस बिंदु के बारे में बताने से पहले मैं बताऊंगी कि LPG क्या होता है ना। LPG क्या चीज़ है ये? तो जिस तरह से CNG है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, उसी तरह से जो LPG है वो क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस। आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। ये संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, ये द्रवित पेट्रोलियम गैस है, ठीक है। अब देखो, पॉइंट क्या है हमारा कि CNG और LPG का ईंधन के रूप में उपयोग करने के हमको क्या लाभ है ना। ऐसा प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि CNG और LPG, जो CNG और LPG है उनका ईंधन के रूप में उपयोग करने पर हमको क्या लाभ प्राप्त होते हैं, तो देखो, दोनों का कैलोरी मान क्या होता है? उच्च होता है ना। दोनों का कैलोरी मान क्या होता है? उच्च होता है। और ये क्या होते हैं? प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, और इनका रखरखाव भी सुरक्षित होता है। इनका पूर्ण दहन होता है, ये पूर्ण रूप से दहन हो जाता है इनका, और
ये पर्यावरण के अनुकूल ईंधन है, यानी कि कुल मिलाकर के ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इसलिए सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग हमें करना चाहिए, है ना। इसी के साथ आपका कोयला और पेट्रोलियम चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। आगे नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे।